गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंसोलिडेशन का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी कि इसमें किस तरीके से हमको क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, आई होप सो आपने वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सुनी होगी। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से पता चले कि किस तरीके से हमको इसके अंदर सम सॉल्व करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मिरेकल लिमिटेड ने सर्कल लिमिटेड को 1/4/2016 को खरीदा था और बैलेंस शीट की डेट क्या है 31 मार्च 2017। मतलब एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपके पास कि 1/4 को खरीदा है और साल भी कब शुरू होता है 1/4 को। मतलब प्री में कितने मंथ आएंगे 0 मंथ और पोस्ट में कितने मंथ आएंगे 12। अगर प्री में 0 है तो पोस्ट में 12 आएंगे, प्री में 3 है तो पोस्ट में 9 आएंगे, प्री में 6 है तो पोस्ट में भी 6 आएंगे, प्री में 9 है तो बाकी बचे हुए मंथ मतलब 3 मंथ किस में आएंगे पोस्ट में। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारे स्टेप 1 में प्री में हमारे 0 मंथ एंड पोस्ट में हमारे कितने मंथ आएंगे 12 मंथ। ओके, चलो फिर सबसे पहले अब हमको ये देखना है कि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। तो आप देखो किसने किसको खरीदा है, मिरेकल ने सर्कल को खरीदा है। तो मिरेकल की बैलेंस शीट में असेट साइड आपको एक इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा होगा। मिरेकल ने सर्कल को 7 लाख रुपए में खरीदा, मतलब इन्वेस्ट किए। कितने शेयर किए तो देखो ब्रैकेट में लिखे 40,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स खरीदे मैंने 40,000। किसके खरीदे होंगे सर्कल के, क्योंकि अगर मैं मिरेकल हूं तो अगर मैं सर्कल के शेयर्स खरीदूंगा तभी तो मैं होल्डिंग बनूंगा। और मैंने ऐसे कितने शेयर्स खरीदे 40,000। अच्छा, 40,000 मैंने खरीदे। अब आप सर्कल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाके देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए है 5 लाख रुपए। अगर मैं पूछूं कितने शेयर्स है तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 रुपए का एक शेयर मतलब 50,000 शेयर्स हुए। मतलब सर्कल के पास 50,000 शेयर्स है, उसमें से मिरेकल ने कितने खरीदे 40,000। अब परसेंटेज निकाल के देखते हैं कि कितने परसेंटेज होते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है शेयर्स इन्वेस्टेड डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। तो कितने शेयर्स इन्वेस्ट किए 40,000, टोटल शेयर सर्कल लिमिटेड के कितने थे 50,000। सो 40,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100 तो आपको रेशियो मिल जाएगा और आपका रेशियो आया 80%। मतलब मिरेकल ने सर्कल के कितने परसेंट शेयर्स खरीदे 80%। कैसे निकालना है सिंपली बता देता हूं। आपकी कंपनी ने जो नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं डिवाइड बाय सामने वाली कंपनी के टोटल शेयर्स, आपको क्या मिल जाएंगे परसेंटेज। पर याद रखना शेयर से डिवाइड करना है अमाउंट से नहीं। यहाँ पे भी मैंने शेयर्स लिए थे और यहाँ पे भी मैंने शेयर्स ही देखे, अमाउंट्स के साथ कंपेयर नहीं करना है। 80% आया मतलब 50% से ज़्यादा हुआ, 50% से ज़्यादा है मतलब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। 50% से कम हो तो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था। क्लियर। चलो अब हम प्रिपेयर करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1। प्री और पोस्ट में चीज़ों को हमको एनालिसिस करना है। एनालिसिस भी किसका करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब उसमें क्या क्या आएगा तो इक्विटी, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात करता हूं तो उसमें इक्विटी प्लस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स आ जाते हैं। इक्विटी प्लस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स, करंट लाइबिलिटी नहीं लेना है, करंट लाइबिलिटी इज नॉट रिजर्व। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन में रिजर्व्स कौन कौन से, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व और इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सारी चीजें इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनती है। अच्छा, हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं सर्कल लिमिटेड का, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया। हमारी बैलेंस शीट मतलब मिरेकल लिमिटेड की जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है उसको तो अभी आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि मिरेकल कंपनी जो है वो सर्कल नाम की कंपनी का एनालिसिस करेगी। तो हमको सिर्फ किसकी बैलेंस शीट अभी के लिए नोट करनी है सर्कल की। अब एनालिसिस भी किसका करेंगे सर्कल का। कौन सी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड का। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी, सिक्योरिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास इक्विटी शेयर। और सर्कल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में मैं लिखूंगा
इक्विटी शेयर, और आपको ध्यान रखना है इक्विटी शेयर हमेशा प्री पार्ट से बिलोंग करता है। हमेशा कहाँ से बिलोंग करेगा? प्री पार्ट से, क्योंकि आप कंपनी में 1/4/2016 को आए। आप कंपनी में कब आए? 1/4/2016 को। और इक्विटी शेयर कब इश्यू किए होंगे? इक्विटी शेयर तो बहुत पहले इश्यू किए होंगे। आप आए उसके बाद इक्विटी शेयर इश्यू नहीं हुआ है। जब सर्कल लिमिटेड बनी होगी तब के इक्विटी शेयर है। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमेशा आपके आने के पहले से ही होगी, इसलिए उसको हमेशा कहाँ लिखना है? प्री में। कितनी दी हुई है? 5 लाख, तो प्री में मैं लिखता हूँ 5 लाख, पोस्ट में आएगा 0, राइट। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमको? सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना दिया हुआ है सर्कल लिमिटेड का सिक्योरिटी प्रीमियम? 2 लाख रुपए। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम कब इश्यू हुआ होगा? जब मैंने इक्विटी इश्यू किए होंगे तभी प्रीमियम आया होगा, क्योंकि प्रीमियम ऐसे तो आता ही नहीं है। जब हम शेयर इश्यू करते हैं तभी प्रीमियम आता है। मतलब शेयर्स को अगर आपने प्री में लिखा है तो प्रीमियम भी कहाँ लिखना है? प्री में ही लिखना है। तो प्री में मैं लिखूंगा 2 लाख, पोस्ट में होगा 0। इक्विटी शेयर और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा कहाँ लिखना है आपको? प्री पार्ट में, राइट। चलो, उसके बाद क्या दिया है हमको? प्रॉफिट एंड लॉस। और थोड़ा क्वेश्चन में नीचे आप जाके देखो तो वहां पे दिया है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साल के शुरुआत में कितने थे? 1 लाख। और ये जो अमाउंट हमको दी है ये साल के एंडिंग की है, तो साल के एंड में कितने थे? 4 लाख। साल के शुरुआत में कितने थे? 1 लाख। तो ये जो ओपनिंग हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि भाई जब 1/4/2016 को कंपनी का ओपनिंग बैलेंस शुरू हुआ तब जनरल रिजर्व एंड P&L कितना पड़ा था? 1 लाख। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो हमेशा कहाँ लिखना है? प्री में। तो देखो P&L का भी 1 लाख है और जनरल रिजर्व का भी कितना है? 1 लाख। दोनों मैंने कहाँ लिख लिए? प्री में। अब आप P&L का क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग कितना है? 4 लाख। ओपनिंग कितना है? 1 लाख। तो करंट ईयर में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? 3 लाख रुपीस का। सर कैसे आया 3 लाख? तो क्लोजिंग में 4 लाख पड़ा है, ओपनिंग में आपके पास 1 लाख पड़ा है, तो करंट ईयर में कितना हुआ? 3 लाख। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो मुझे क्या मिल गया? करंट ईयर। जो करंट ईयर की अमाउंट होती है हमारी, उसको हम प्री एंड पोस्ट के रेशियो में बांटेंगे। प्री में तो 0 है और पोस्ट में कितना है? 12। तो अब आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैंने ओपनिंग 1 लाख लिखा था उसके बाजू में मैंने प्लस करके लिखा 0, क्योंकि करंट ईयर की अमाउंट मुझे 0 और 12 में बांटनी है। तो प्री में कितना आएगा? 0 और पोस्ट में कितना आएगा? 3 लाख, क्योंकि करंट ईयर में P&L कितना था हमारा? 3 लाख। और उसको किस में बांटा हमने? 0 और 12 के रेशियो में। तो 0 वाले में 0 अमाउंट आई और 12 वाले में 3 लाख आई। सेम मैनर में जनरल रिजर्व में आप देखो, जनरल रिजर्व का क्लोजिंग कितना है? 3 लाख। ओपनिंग कितना है? 1 लाख। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 3 लाख माइनस 1 लाख, करंट ईयर में कितना हुआ? 2 लाख। तो 2 लाख को आप 0 और 12 के रेशियो में बांटोगे तो 0 में आएगा आपका 0 आंसर और बाकी बचे हुए 12 लाख आएंगे आपके 12 मंथ वाले में, मतलब पोस्ट पार्ट में। और अगर यहाँ पे 3 मंथ और 9 मंथ होता तो करंट ईयर की अमाउंट प्री और पोस्ट दोनों में आती। प्री में आती 3 मंथ की, पोस्ट में आती 9 मंथ की। आगे हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, बट अभी के लिए क्या ध्यान रखना है? इक्विटी हमेशा प्री में जाएगा, एसपी हमेशा प्री में जाएगा, P&L जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हमेशा प्री में आएगा, करंट ईयर को प्री और पोस्ट के रेशियो में बांट देना है। इज दैट क्लियर? अब प्री का टोटल करो और पोस्ट का टोटल करो। प्री का टोटल आ रहा है आपका 9 लाख और पोस्ट का टोटल आ रहा है आपका 3 + 2 5 लाख। मतलब कंपनी में प्री पार्ट 9 लाख का है, पोस्ट पार्ट 5 लाख का है। अब इन दोनों का टोटल इसके बीच में लिखने का, 9 लाख और 5 लाख टोटल कितना हुआ? 14 लाख। मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है? 14 लाख, जिसमें मेरे आने से पहले की वैल्यू 9 लाख है, मेरे आने के बाद की वैल्यू कितनी? 5 लाख। टोटल वैल्यू कितनी? 14 लाख। ये 14 लाख आपको समझ में आ गया, राइट? ये कंपनी की टोटल वैल्यू है। अच्छा, इस टोटल वैल्यू में से मेरा हिस्सा कितना है? 80%।
मैंने सर्कल लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर खरीदे? 80%। तो ये जो कंपनी की 14 लाख की वैल्यू है उसमें मेरा हिस्सा कितना? तो 80%। तो यहाँ पे देखो नीचे वाली टेबल में मैंने लिखा है होल्डिंग, होल्डिंग मतलब मैं। तो जो 14 लाख की अमाउंट हमारी आई उसके अब हमको दो टुकड़े करने हैं। 80% तो मेरा है। तो ये देखो यहाँ पे नीचे जो मैंने एक टेबल और बनाई है स्टेप 1 की, उसमें मैं लिखूंगा 14 लाख इंटू 80%। मतलब मेरी जो अमाउंट है इस 14 लाख में मेरा हिस्सा कितना? 80%। मतलब मेरी अमाउंट है 11,20,000। और बाकी का जो 20% बचता है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। मेजोरिटी मेरे पास है 80%, और बाकी जो 20% बचा उसको क्या बोलेंगे हम? माइनॉरिटी। तो 14 लाख का 20% मतलब 2,80,000 किसको जाएगा? माइनॉरिटी को। 11,20,000 मेरा है, 2,80,000 माइनॉरिटी का है। स्टेप 1 का डब्बा प्रिपेयर किया, टोटल किया। टोटल करने के बाद हमने उसको 80% हमारा था तो हमने हमारे में डाल दिया, और बाकी का जो 20% है वो कहाँ लिखना है? माइनॉरिटी में। ये जो माइनॉरिटी में आपने अमाउंट लिखी है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ टेम्पररी, और यहाँ पे नीचे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ये जो 2,80,000 है वो हमेशा डायरेक्टली कहाँ लिखने हैं? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये हमेशा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड। कौन सा पोर्शन? माइनॉरिटी वाला, राइट। अब इस माइनॉरिटी वाले पोर्शन का कहीं यूज आने वाला नहीं है आने वाले स्टेप में। अब बचा हमारा 11,20,000। अच्छा, ये 11,20,000 कहाँ से आए थे? तो सर यहाँ 14 लाख जो आपने लिखा था वहाँ से आए। ये 14 लाख कहाँ से आए थे? सर जो प्री के 9 लाख थे और पोस्ट के जो 5 लाख थे उन दोनों का टोटल किया वहाँ से। मतलब इस 11,20,000 में भी क्या है? प्री है और पोस्ट है। तो इस 11,20,000 को भी किस में कन्वर्ट करो? प्री और पोस्ट में। कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान से देखना। प्री में कितना लिखा है आपने? 9 लाख। 9 लाख का 80% करना है आपको। 9 लाख का 80%। क्यों 80%? क्योंकि हमारा हक सिर्फ 80% का है। तो 9 लाख का 80% कितना होगा? 7,20,000। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख के भी देता हूँ क्योंकि ताकि आपको याद रहे कि ये 7,20,000 कहाँ से आए। अच्छा, अब पोस्ट की अमाउंट निकालनी है। तो आप देखो आपने ऊपर जो टेबल बनाई उसमें पोस्ट में अमाउंट कितना है? 5 लाख। उसका 80% आपका। तो 5 लाख का 80% होता है 4 लाख। 4 लाख कैसा है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 लाख इंटू 80%। तो कितना हुआ? 4 लाख। अब आप देखो आपने प्री में लिखा 7,20,000, पोस्ट में कितना लिखा? 4 लाख। इन दोनों का टोटल आपने ऊपर जो 11,20,000 लिखा है उसके साथ मैच हो जाना चाहिए। देखो 7,20 और 4 लाख कितना हो रहा है? 11,20। और अगर टोटल मैच नहीं होता है तो समझ जाना कि आपने कहीं पे गड़बड़ की है। प्री की जो अमाउंट आपने निकाली और पोस्ट की जो अमाउंट है उन दोनों का टोटल हमेशा आपने जो ऊपर टोटल कैलकुलेट किया है उसके साथ मैच हो जाना चाहिए। क्लियर? चलो, अब पोस्ट में आपने कितना लिखा है? 4 लाख। और पोस्ट में आप जाके देखो 2 लोग बैठे थे। ऊपर जो हमने टेबल बनाई थी उस पोस्ट में 2 लोग हैं, जनरल रिजर्व और पी एंड एल। मतलब इस 4 लाख में से भी मुझे जनरल रिजर्व और पी एंड एल की अमाउंट अलग अलग करनी है। कैसे अलग अलग करेंगे? तो ऊपर वाले स्टेप में आप देखो आपने जनरल रिजर्व पोस्ट में कितना लिखा था? 2 लाख। तो यहाँ पे भी 2 लाख का 80% आपको करना रहेगा। सो 2 लाख का 80% कितना होगा? 1,60,000। और पी एंड एल कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख का 80% करेंगे। तीन लाख का 80% कितना होगा? 2,40,000। अब आप 1,60,000 और 2,40,000 ये जो दो अमाउंट आपने निकाली जनरल रिजर्व और पी एंड एल की, उसका टोटल करके आप देखो कितना हो रहा है? 4 लाख ही आना चाहिए। मतलब होल्डिंग का ये जो पूरा मैंने बॉक्स बनाया ना उसमें हर एक चीज़ का क्या करना है? 80%। हर एक चीज़ का क्या करना है हमको? 80%। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरे प्री का टोटल है 9 लाख उसका 80% किया तो 7,20 आया, वो मैंने प्री में लिख लिया।
फिर मेरे पोस्ट का टोटल है 5 लाख, उसका 80% किया, वो मैंने कहाँ लिख लिया, पोस्ट में। फिर प्री में P&L और जनरल रिजर्व अलग अलग दिए हुए, तो उनका भी 80% किया, तो मुझे जनरल रिजर्व और P&L की अमाउंट मिल गई। अच्छा, क्यों 80% कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें से मेरा तो 80% ही है, बाकी 20% तो किसका था, माइनॉरिटी का। इसलिए पहले टोटल अमाउंट का 80% करेंगे, फिर प्री का 80 करेंगे और पोस्ट का भी 80 करेंगे, फिर पोस्ट में जितने लोग हैं उनका भी 80% करेंगे। और हर बार आप टोटल करके मैच करना, आपने जो ऊपर टोटल किया है उसके साथ मैच होना चाहिए। जैसे 1 60 और 2 40, 4 लाख हुआ, 4 लाख और 7 20 कितना हुआ, 11 लाख 20, 11 लाख 20 और 2,80,000 माइनॉरिटी के टोटल कितना हुआ, 14 लाख। खबर पड़ी? अच्छे से इस वीडियो को देखना और अच्छे से इस स्टेप को समझ लेना, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। चलो स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 2 है हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस प्री पार्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा? तो क्वेश्चन में जाना, बैलेंस शीट में असेट साइड मिरेकल लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी अमाउंट देख लेना। होल्डिंग कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 40,000 शेयर, पर उसकी अमाउंट कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 7 लाख। तो स्टेप 2 में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 7 लाख, हमेशा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट आएगी। अच्छा, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, प्री पार्ट। प्री पार्ट कहाँ से मिलेगा, स्टेप नंबर 1 से। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो होल्डिंग वाला पोर्शन है सिर्फ उसी का प्री पार्ट लिखना है। हमारा प्री पार्ट कितना है यहाँ पे, 7,20,000। आपने जो ऊपर यहाँ पे प्री और पोस्ट किया ये नहीं लिखना है। इसके बाद जो आपने बाइफरकेट किया ना, होल्डिंग का अलग माइनॉरिटी का अलग, तो उसमें से होल्डिंग वाले का जो 7,20,000 है वो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। मतलब 7,20,000 कंपनी की वैल्यू है और आपने इन्वेस्ट कितना किया, 7 लाख। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल रिजर्व। कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है और आपने उनको कम पेमेंट किया है, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 20,000। सिंपली बताऊं, अगर माइनस में आता है तो कैपिटल रिजर्व और प्लस में आता है तो गुडविल। सिंपली याद रखना, माइनस में आता है तो कैपिटल रिजर्व, प्लस में आता है तो गुडविल। क्लियर? चलो, तो कैपिटल रिजर्व हमने निकाल दिया। अब हम करते हैं हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 किया है हमारा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व एंड P&L। कैसे करना है आपको ये स्टेप 3? होल्डिंग कंपनी के सबसे पहले बैलेंस लिखने हैं। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व और P&L कहाँ से मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में हम गए, वहाँ पे ये रही हमारी मिरेकल लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है, 6 लाख। जनरल रिजर्व कितना दिया है, 5 लाख। उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दो। जनरल रिजर्व 5 लाख, P&L में मैं लिखूंगा 6 लाख। जैसा दिया है वैसा का वैसा उठा के लिख लेने का। किसका, होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी कौन, जिसने दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीदे। किसने खरीदे, मिरेकल ने। तो मिरेकल का जनरल रिजर्व और P&L जो हमको क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज हमने लिख लिया। क्लियर? अब इसमें कौन सा पार्ट आपको ऐड करना है, पोस्ट पार्ट। कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में आपने जनरल रिजर्व एंड P&L पोस्ट पार्ट में लिखा था। देखो मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो हमारे होल्डिंग वाले पोर्शन में हमने जनरल रिजर्व एंड P&L 1 60 और 2 40 लिखा है। यही जनरल रिजर्व और P&L आपको उठा के कहाँ लिख लेना है, स्टेप नंबर 3 में। जनरल रिजर्व 1,60,000, P&L आएगा हमारा 2,40,000। होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट से उठा लो। पोस्ट पार्ट आपने जो स्टेप 1 में गिना है उसको उठा के यहाँ लिख लो। अब इसका टोटल कर दो, 5 लाख और 1,60,000 का टोटल होगा 6,60,000। 6 लाख और 2,40 का टोटल होगा 8,40,000। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वंस योर स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 प्रिपेयर्ड, आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगी। अगर आपके स्टेप नंबर 1, 2, 3 में कुछ भी गड़बड़ है तो आपकी बैलेंस शीट कभी भी राइट नहीं होगी। सेकेंडरी एग्जाम में मार्क्स बैलेंस शीट के मिलेंगे, स्टेप 1, 2, 3 के नहीं मिलेंगे, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट।
सो ये मत समझना कि सिर्फ स्टेप 1 2 3 करके आ जाए तो एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। स्टेप 1 2 3 से तो हम हमारी वर्किंग कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम इजीली बैलेंस शीट एंड राइट बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप स्टेप 1 2 3 अच्छे से देख लो, कोई होमवर्क नहीं है। पहला काम आपको वीडियो नंबर 1 मतलब लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के स्टेप 1 2 3 हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं उसको अच्छे से समझ लेना। चैप्टर नो डाउट क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको उसको चार्ट फॉर्मेट में स्टेप 1 2 3 के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ ताकि आप उसको इजीली समझ सको। तो स्टेप 1 2 3 को अच्छे से समझ लो, अमाउंट देख लो, कैलकुलेशंस देख लो, कौन सी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की, स्टेप 2 कैसे प्रिपेयर हुआ, स्टेप 3 कैसे प्रिपेयर हुआ, परसेंटेज कैसे निकाले, प्री पोस्ट कैसे हुआ, एवरीथिंग डिटेल में समझ लो। अगले लेक्चर में इसी स्टेप 1 2 3 को ध्यान में रखते हुए हम हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेप 1 2 3 आप अच्छे से समझ लेना। ओके, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं हम। बाय बाय।